हेलो एवरीवन, आई एम द न्यूज़पेपर गाय। स्वागत है आप सबका हमारे शो में। तो हाल फिलहाल में मेरे एग्जाम्स खत्म हुए और मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाए और मैंने कुछ अच्छी प्लेसेस के बारे में ढूंढना शुरू किया। एंड यू विल बी अमेज्ड कि इस इनक्रेडिबल इंडिया में मुझे क्या मिला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का सफर। उत्तराखंड में हिमालय की इस जमा देने वाली ठंड में 16,500 फीट की ऊंचाई पर त्रिशूल घाटी है। उसके नीचे एक रिमोट लेक है रूपकुंड नाम से। बट वॉट इज सो स्पेशल अबाउट दिस रूपकुंड? वॉट इज सो स्पेशल अबाउट दिस लेक? आखिर है तो एक लेक ही। ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यह था साल 1942, जहां लेक के पिघलने की वजह से एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर जो कि यहां पेट्रोलिंग कर रहा था, उसने इस लेक में कुछ बहुत ही अनयूजुअल नोटिस किया। यह लेक ह्यूमन स्केलेटन से भरी पड़ी थी। यस, ह्यूमन स्केलेटन। आज के समय में बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि इस लेक में 300 से 800 ह्यूमन स्केलेटन रहे होंगे। यहाँ की लोकल गवर्नमेंट इस लेक को मिस्ट्री लेक कहकर टूरिज्म के लिए प्रमोट करती है। अब ये जगह अपने आप में कुछ सवाल खड़े करती है कि इतनी दूर इस ठंड में इतने सारे लोग आखिर कर क्या रहे थे? ये थे कौन और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन सभी लोगों की एक समय पर एक ही जगह पर मौत हो गई? अब ये स्टोरी सुनने के बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ घूमने जाएंगे या नहीं। लेकिन एक सो कॉल्ड फैक्ट ये भी है कि यहाँ आने वाले लोग यहाँ से स्केलेटन अपने घर ले जाना पसंद करते हैं एज अ मेमोरी। थोड़ा क्रिंज है, राइट? अब इस जगह को लेकर 3 मेजर थियरीज हैं। पहला, जहां यहाँ के नेटिव लोगों का कहना है कि लगभग आज से 870 साल पहले एक इंडियन किंग अपनी वाइफ एंड अटेंडेंट्स यानी कि अपने सेवकों के साथ नंदा देवी राज जट यात्रा में शामिल होने के लिए यहां से गए थे, जो कि 12 सालों में एक बार होती है। इस यात्रा का रूट रूपकुंड से होकर जाता है और एक बर्फीले तूफान में फंसने की वजह से इन सभी लोगों की मौत हो गई और ये सारे स्केलेटन्स उन्हीं के हैं। इस थियरी का मेंशन यहाँ के एक फोक सॉन्ग या दंत कथा में भी होता है, जहां एक राजा के बिहेवियर से नाराज होकर नंदा देवी एक बड़ा तूफान क्रिएट करती है जो कि लोहे से भी ज्यादा हेवी था, जिसमें फंसकर राजा की प्रजा, राजा और उसके सभी सैनिकों की मौत हो जाती है। एक दूसरी मेजर थियरी ये कहती है कि ये सभी स्केलेटन्स उन जापानीज सोल्जर के हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1841 में ब्रिटिश राज में तिब्बत के थ्रू भारत में घुसने की कोशिश की होगी, लेकिन वो इस मौसम को झेल ना सके और उन्होंने रूपकुंड के किनारे शरण ली, जहां समय के साथ उनकी मौत हो गई। तीसरी थियरी थोड़ी लॉजिकल साउंड करती है, जहां हिस्टोरियंस का मानना यह है कि यह जगह एक सिमेट्री है। यस, एक कब्रिस्तान जहां एपिडेमिक या किसी बीमारी के विक्टिम्स को लाकर दफनाया जाता था। अब बात करते हैं इस इनक्रेडिबल लेक से रिलेटेड कुछ साइंटिफिक रिसर्च और फैक्ट्स के बारे में, जो इन थियरीज से भी ज्यादा बिजार हैं। शुरुआती स्टडीज ये कहती थी कि ये सारे स्केलेटन्स एक ही ग्रुप और एक ही टाइमलाइन यानी कि 9th सेंचुरी के हैं। बट इसके बाद होने वाली कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि ये सभी स्केलेटन्स की हाइट एवरेज या नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी और इन सभी स्केलेटन्स की उम्र 35 से 40 साल के बीच में रही होगी। इनकी जेनेटिक रिपोर्ट कहती है कि इन सभी लोगों की हेल्थ काफी अच्छी रही होगी और कमाल की बात यह है कि इन स्केलेटन्स पर अब तक किसी भी तरह के बैक्टीरिया या पैथोजन का कोई एविडेंस नहीं मिला। So now this is going to be more interesting or you can say a more horrible. सबसे लेटेस्ट स्टडी जहां इंडिया, यूएस और जर्मनी के 16 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने 38 स्केलेटन्स के सैंपल पर स्टडी की और ये स्टडीज इन थियरीज को एक हद तक गलत प्रूव करती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सो दिस रिसर्च सेज कि इन स्केलेटन्स में कुछ ऐसे स्केलेटन्स भी हैं जो आज से 1200 साल पुराने हैं। इतना ही नहीं, इनकी डेथ के बीच में लगभग 1000 साल तक की डाइवर्सिटी है। इवन ये स्केलेटन जेनेटिकली भी डिफरेंट है। आफ्टर दिस रिसर्च ये तो क्लियर है कि इन सभी की डेथ किसी एक टाइम पर या किसी एक इंसिडेंट में नहीं हुई। बट वेट, इस रिसर्च में और भी कुछ था। जेनेटिक स्टडीज ने बताया कि ये स्केलेटन डिफरेंट लोगों के थे और डिफरेंट लोगों से मेरा मतलब है अलग अलग कंट्रीज के लोगों के। यस, इन स्केलेटन्स में 3 अलग अलग ग्रुप शामिल थे। पहला, यहां कुछ ऐसे लोगों के स्केलेटन मिले जो आज के समय के साउथ एशिया से बिलोंग करते होंगे, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एक्सेट्रा। दूसरा ग्रुप आज के वेस्ट यूरेशियन से रिलेटेड होगा, यानी कि यूरोप, द नियर ईस्ट एंड ईरान,
मेनलैंड ऑफ ग्रीस एंड क्रेट आइलैंड। तीसरा ग्रुप आज के ईस्ट एशियन लोगों से बिलोंग करता होगा, यानी कि चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न इंडोनेशिया। इतना ही नहीं, इस स्टडी ने यह भी शो किया कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो दो अलग अलग इवेंट्स में हुआ था और इन दो डिस्टिंक्ट इवेंट्स के बीच में लगभग 1000 साल का फासला रहा होगा। ऐसी जगह पर किसी नॉन इंडियन के स्केलेटन्स मिलना अपने आप में एक मिस्ट्री है। रूपकुंड में कभी कोई वेपन नहीं मिला, ना कोई ऐसा सामान मिला जिससे यह कहा जा सके कि यह कोई ट्रेड रूट रहा होगा, और ना ही कोई वेपन मिले जिससे यह साबित हो कि यहाँ कभी कोई वॉर या लड़ाई हुई होगी। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स, रिसर्च इन सारी थियरीज को इनवैलिड प्रूव करती हैं। ये लोग कौन थे, इनकी मौत कैसे हुई, कब हुई और ये आए कहां से थे? ऐसा कैसे मुमकिन है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन के रहने वाले लोग इंडिया के एक रिमोट लेक जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक पर है वहां सालों से आ रहे थे? और क्यों आ रहे थे? क्या यह मुमकिन है कि सालों से लोग यूरोप से हिमालयाज में आ रहे थे एक हिंदू रिचुअल में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर ये एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन या एक आइसोलेटेड कबीला था जहां वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से लोग आकर कई पीढ़ियों से, कई जनरेशन से दुनिया से दूर रह रहे थे? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब बहुत कम। कई रिसर्चर्स ने यह एक्सेप्ट किया है कि अभी भी रूपकुंड की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और तब तक के लिए जय हिंद।